ईरान में चल रहे प्रोटेस्ट के कारण जान गंवाने वालों की संख्या हजारों में पहुंच गई है। इंटरनेट बंद होने के कारण डेथ टोल का अब सटीक आंकड़ा तो नहीं मिल रहा, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में मरने वालों की संख्या 3000 से भी ज्यादा बताई जा रही है। सबसे बड़ा सवाल है कि इन सब का अंत कैसे होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमले की धमकी दे चुके हैं और जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी कहा है कि ट्रंप ने हमले की सोची तो इस बार वो चुप नहीं बैठेंगे। इन सब के बीच अरागची ने राहत की भी एक बात कही है। उनका कहना है कि हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फिलहाल फांसी नहीं दी जाएगी। दरअसल ट्रंप ने सख्त लहजे में धमकी दी थी कि अगर ईरान की सरकार प्रोटेस्टर्स को फांसी पर लटकाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, यानी कि हमला होगा। इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ का माहौल ये है कि ईरान ये कहने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों को फांसी पर नहीं लटकाएगा, और ये भी कि इस प्रोटेस्ट में अब और लोग नहीं मारे जाएंगे। इसलिए ट्रंप को ईरान पर हमले के बारे में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रंप इस बात पर भी विचार कर रहे हैं कि ईरान ने इस प्रोटेस्ट के विरोध में जो कुछ किया है या कर रहा है उसके लिए कोई सख्त एक्शन लिया जाए। इसी कड़ी में एक बड़ा अपडेट कतर से है। अमेरिका और ब्रिटेन वहां के अल उदैद एयरबेस से अपने लोग वापस बुला रहे हैं, क्योंकि अगर हमला होता है तो ईरान इसे निशाना बना सकता है। तेहरान स्थित ब्रिटिश दूतावास को भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान ने कुछ घंटों के लिए अपना एयर स्पेस भी बंद किया था। इसका असर भारतीय विमानों पर भी पड़ा। भारतीय विमान ईरान की एयर स्पेस का इस्तेमाल करते हैं। भले ही एयर स्पेस फिर से खुल गया हो, लेकिन कई देश अब भी इसमें घुसने से बच रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद पहले से रखा है। ऐसे में अगर हमले की स्थिति बनती है और ईरानियन एयर स्पेस बंद हो जाता है या इसे असुरक्षित मान लिया जाता है तो भारतीय विमानों के लिए बड़ी मुश्किलें आ सकती हैं। इन सब पर भी विस्तार से बात करेंगे आज की इस एपिसोड में। साथ ही ये भी बताएंगे कि ईरान में इंटरनेट बैन होने के बावजूद कुछ लोग इसका इस्तेमाल कैसे कर पा रहे हैं और इसका ट्रंप के करीबी रहे एलन मस्क से क्या कनेक्शन है। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। बीते 28 दिसंबर को बढ़ती महंगाई के कारण ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था। पहले तो दुकानदार सड़कों पर उतरे, लेकिन 29 से 31 दिसंबर तक ये पूरे ईरान में फैल गया। अब की स्थिति की बात करें तो प्रोटेस्ट पर हिंसा और गिरफ्तारियों का असर पड़ा है। प्रदर्शनों में लोगों की संख्या कम हो रही है। स्थिति पहले से शांत है। लोगों में अब भी महंगाई को लेकर असंतोष है, लेकिन लगातार हो रही हिंसा को देखकर वो पीछे हट रहे हैं। सरकार की ओर से सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है और स्थिति से निपटने के लिए स्पेशल फोर्स को भी तैनात किया गया। ईरानियन सरकार का कहना है कि स्थिति उनके नियंत्रण में है और वहां के लोगों को जो आर्थिक कठिनाइयां आ रही हैं वो उसको दूर करने के उपायों पर काम कर रही है। लेकिन प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनका क्या होगा? ईरान का इतिहास रहा है कि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाते हैं। इनमें से अधिकतर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ट्रंप ने 2 जनवरी को ही ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शनकारियों की हत्या होती है तो अमेरिका पूरी तरह से तैयार है हमला करने को। लेकिन 4 जनवरी को जो हुआ उससे अच्छे संकेत नहीं मिले। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई ने कहा कि दंगाइयों को उनकी औकात दिखानी होगी। 5 जनवरी को ईरानी अधिकारियों ने आर्थिक सुधारों की घोषणा की ताकि प्रदर्शनकारियों में एक मैसेज जाए कि सरकार उनकी चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मामला संभला नहीं। इसके बाद 8 जनवरी को देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। अगले दिन खामेनेई एक और बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टर्स अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी ही सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। उनका सीधा आरोप है कि ईरान में जो कुछ हो रहा है वो ट्रंप के इशारे पर हो रहा है। 11 जनवरी को ईरान ने यह स्पष्ट कहा कि अगर ईरान पर हमला होता है तो इजरायल और अमेरिका ईरान के निशाने पर होंगे। ट्रंप ने भी अपनी बात दोहराई कि अमेरिकी सेना कड़ी कार्रवाई पर विचार कर रही है। 12 और 13 जनवरी को हालात काबू से बाहर थे। अमेरिका की एक गैर सरकारी संगठन ने कहा कि ईरान में 2000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और उसी वक्त
ट्रंप ईरान के लोगों को यह मैसेज दे रहे थे कि वो वहां के सरकारी संस्थानों पर कब्जा कर ले। आज 15 जनवरी को जब हम ये चर्चा कर रहे हैं तब हिंसा के कारण प्रोटेस्टर्स की संख्या कम तो हुई है, लेकिन अब यह मामला पूरी तरह से अमेरिका और ईरान के बीच का हो गया है। पहले दिन से ही था, लेकिन अब ज्यादा प्रत्यक्ष हो गया है। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी 26 साल के इरफान सुल्तानी के बारे में बताया था। 10 जनवरी को उनको तेहरान के पश्चिम स्थित कराज शहर से गिरफ्तार कर लिया गया था विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए। सुल्तानी के परिवार ने बीबीसी पर्शियन को बताया कि 14 जनवरी को उनको फांसी दी जानी थी, लेकिन बाद में ईरान की न्यायपालिका ने इससे इनकार कर दिया। बताते चलें कि ईरान दुनिया का दूसरा देश है जहां 2024 में सबसे ज्यादा लोगों को फांसी की सजा हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पहले नंबर पर है चीन। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने की योजना नहीं बना रहा। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने भी यही बात दोहराई, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ट्रंप की धमकी का जवाब भी दिया। दरअसल बात यह है कि भले ही ईरानियन सरकार ने स्थिति को काबू में करने का दावा किया है, लेकिन ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वो ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं। दूसरी ओर अरागची ने कहा कि ट्रंप अगर जून 2025 में की गई गलती को फिर से दोहराते हैं तो उनको इसका परिणाम भुगतना होगा। आपको याद होगा कि अमेरिका ने पिछले साल ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी, क्योंकि ट्रंप को आशंका थी कि ईरान इन साइट्स का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए कर रहा है। ट्रंप ने इस हमले के बाद यह भी दावा किया था कि अमेरिकी सेना ने ईरान की न्यूक्लियर पावर को पूरी तरह से खत्म कर दिया। बहरहाल वापस लौटते हैं अभी के हालात पर। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि ईरान में हत्याएं रुक रही हैं और किसी को फांसी की कोई योजना नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ जानकार हमले की आशंका को नकार नहीं रहे हैं। इस पहलू को तब और भी मजबूती मिली जब खबर आई कि कतर के अल उदैद एयरबेस से, जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, वहां से आंशिक रूप से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुला लिया गया है। इससे यह आशंका और तेज हुई कि ट्रंप ईरान पर हमले की योजना बना रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ईरान कतर के इसी एयरबेस को निशाना बनाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने सीबीएस चैनल को बताया कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी एहतियात के तौर पर हुई है। कतर का कहना है कि क्षेत्रीय तनाव के कारण ऐसा किया गया ताकि वहां के नागरिकों और बुनियादी ढांचों को बचाया जा सके, लेकिन इसके पीछे ईरान की एक धमकी का भी योगदान नजर आ रहा है। दरअसल ईरान ने उन पड़ोसी देशों को चेतावनी दी थी जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। ईरान ने कहा था कि अगर अमेरिका ईरानी क्षेत्रों पर हमला करता है तो वो भी अमेरिकी इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाएंगे। अल उदैद एयरबेस पर हजारों अमेरिकी और सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक रहते हैं। पिछली दफा जून में जब अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की थी, तब ईरान ने प्रतिशोध में अल उदैद एयरबेस को ही निशाना बनाया था। ईरान के सुप्रीम लीडर के एडवाइजर अली शामखानी ने कहा कि अल उदैद एयरबेस पर हुआ ईरानी हमला यह साफ करता है कि वो किसी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि अल उदैद से कितने सैनिकों को वापस बुलाया गया, लेकिन अमेरिकी और कतर के अधिकारियों ने एक बात साफ कर दी है कि आंशिक रूप से सैनिकों को वापस बुलाया गया है। आंशिक रूप से। हालांकि जून के हमले के बाद सभी सैनिकों को वापस बुला लिया गया था। अमेरिका यहां से पूरे मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और साउथ एशिया में अपनी सैन्य गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ईरान से बढ़ते तनाव को देखते हुए अमेरिका ने यहां F-35 स्टील्थ फाइटर्स, हैवी बॉम्बर्स और रिफ्यूलिंग टैंकर्स को तैनात करके रखा है। इन सारे अपडेट से इतना तो साफ हो गया कि आगे का सब कुछ बहुत हद तक ट्रंप के मूड पर डिपेंड करता है। अगर वो ईरान पर हमला करते हैं तो ईरान भी पलटवार करेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात हो रही है। इस पर ट्रंप ने क्या कहा है वो भी सुन लीजिए। ईरान के अंतिम शाह माने राजा के निर्वासित बेटे रजा पहलवी अमेरिका में रहते हैं, जिनको 1979 में सत्ता से बेदखल कर दिया गया था।
ट्रंप ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से कहा कि रजा पहलवी पहले अच्छे इंसान लगते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अपने देश में कैसा परफॉर्म कर पाएंगे। ट्रंप ने हिचकिचाहट के साथ कहा कि पता नहीं ईरान के लोग पहलवी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे या नहीं, और अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक तरफ मामला यहां तक बढ़ गया है कि ईरान के अगले शासक की बात हो रही है। ऐसे में अगर कोई हमले और संघर्ष की आशंका जता रहा है तो वो जायज भी लग रहा है। इन सब के बीच भारत के सामने भी एक बड़ी समस्या है। ईरान से सीमित व्यापार, ट्रंप की टैरिफ की धमकी तो है ही, लेकिन अब एयर स्पेस को लेकर भी नई चुनौती आ सकती है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि वर्तमान में कोई भी इंडियन एयरलाइन ईरान के लिए सीधी फ्लाइट नहीं उड़ाती, लेकिन अमेरिका, यूरोप, सेंट्रल एशिया और कॉकेशस जाने वाली फ्लाइट्स आमतौर पर ईरान के एयर स्पेस से होकर गुजरती है। ऐसे में जब 15 जनवरी को अचानक से खबर आई कि ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, तो कई इंडियन फ्लाइट्स प्रभावित हुई। एयर इंडिया ने कहा कि कई विमानों का रास्ता बदलना पड़ा और जिनका रास्ता नहीं बदला जा सकता था उनको कैंसिल कर दिया गया। कैंसिल होने वाली कई फ्लाइट्स अमेरिका जाने वाली थी या वहां से भारत आने वाली थी। हालांकि 5 घंटे के बाद ईरानियन एयर स्पेस फिर से खुल गया, लेकिन जब तक अमेरिकी हमले की आशंका में है तब तक एयर स्पेस को लेकर आने वाली मुश्किलों की भी आशंका रहेगी। अब भी हमले की आशंका के चलते अधिकतर देश ईरान के एयर स्पेस में घुसने से बच रहे हैं। पाकिस्तान ने पहले ही भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर रखा है। ऐसे में अगर ईरानियन एयर स्पेस में भी बार बार रुकावट आती है या इससे असुरक्षित माना जाता है तो एयर इंडिया और इंडिगो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस के बंद होने के कारण सेंट्रल एशिया और कॉकेशस जाने वाली इंडियन फ्लाइट्स को ईरान के एयर स्पेस से होकर जाना पड़ता है। यह रास्ता काफी लंबा पड़ता है, लेकिन मजबूरी भी है। अब अगर ईरानी हवाई क्षेत्र भी बंद हो गया तो एयरलाइंस को इन फ्लाइट्स के बारे में फिर से सोचना पड़ सकता है, क्योंकि इससे फ्लाइट का समय बढ़ेगा, दूसरे देश में रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ेगा और इन सब से खर्चा भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं कि ईरान के कुछ लोग इंटरनेट कैसे चला पा रहे हैं। पिछले 7 दिनों से वहां इंटरनेट बंद है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रोटेस्ट के फुटेज और उसके खिलाफ हुई हिंसा के फुटेज दुनिया के सामने ना आ पाए, इसलिए ऐसा किया गया। इसलिए सरकार ने इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी। लेकिन एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ऐसे वक्त में वहां के कई लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलिंक ईरान में यूजर्स को फ्री सर्विस दे रहा है ताकि सरकार के एक्शन की तस्वीरें और उनके फुटेजेस बाहर आ सकें। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्टारलिंक के पास ईरान में काम करने वाला कोई लाइसेंस है ही नहीं। फिर ऐसा कैसे हो पा रहा है? रिपोर्ट है कि 2022 से अब तक हजारों स्टारलिंक टर्मिनल तस्करी के जरिए ईरान पहुंचाए गए हैं। जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी टेक कंपनियों को यह छूट दी थी कि वो प्रतिबंधों को इग्नोर करके ईरान में कम्युनिकेशन टूल्स बेच सकती है। ये वही वक्त था जब तेहरान पुलिस की हिरासत में महसा अमीनी नाम की महिला की मौत हो गई थी। सितंबर 2022 की बात है। अमीनी अपने परिवार के साथ तेहरान घूमने गई थी। हिजाब से सिर न ढकने के कारण तेहरान की नैतिक पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। 22 साल की अमीनी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां उनकी मौत हो गई। इस मौत के खिलाफ भी जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस प्रोटेस्ट में शामिल 3 लोगों को मई 2023 में मोहारेबेह के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। मोहारेबेह का मतलब होता है अल्लाह के खिलाफ युद्ध। इसी वक्त बाइडेन सरकार ने अमेरिकी टेक कंपनियों को यह छूट दी कि वो नियमों को दरकिनार करके ईरान में अपने सामान बेचें। इस तरह स्टारलिंक के हजारों टर्मिनल पहुंच गए ईरान। बीते 11 जनवरी को ट्रंप ने भी कहा था कि वो चाहते हैं कि स्टारलिंक ईरान में इंटरनेट सर्विस को एक्टिव करे। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस बारे में मस्क से बात करेंगे। हालांकि कंपनी या मस्क की ओर से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन ईरान ह्यूमन राइट्स के डायरेक्टर महमूद अमीरी मोगदाम ने अल जजीरा को बताया है कि स्टारलिंक ने उनका काम आसान कर दिया है। इससे वो आसानी से जानकारियों को शेयर कर पा रहे हैं। अब इन सारे अपडेट्स के बावजूद आशंकाएं वही हैं कि 2022 के प्रोटेस्ट के समय अमेरिका में बाइडेन थे, इस बार ट्रंप हैं, जो साफ कह चुके हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से चलेगा। उनकी नैतिकता तय करेगी कि क्या होगा और क्या नहीं। ग्रीनलैंड पर दुनिया भर की नजर है।
ट्रंप ने दोनों देशों पर अपने पासे बिठाए हैं। ऐसे में यह आशंका अब भी बनी हुई है कि इस बार का ईरानियन प्रोटेस्ट 2022 की तरह ही खत्म हो जाएगा या ट्रंप कोई बड़ा कदम उठाएंगे और इस पर दूसरे देशों की क्या प्रतिक्रिया होगी। खैर, हम भी इस पर नजर रखेंगे और जो भी अपडेट होगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। राजदूत के आज के इस अंक में बस इतना ही। आपके लिए इस अंक को लिखा हमारे साथी रवि सुमन ने, कैमरे के पीछे इसे शूट किया आनंद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।